और अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 को, जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल चेंज इन द सिटी। यानी कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जब लोग गांवों से शहरों में आने लगे, वहां आकर बसने लगे, तो उनकी जो सोसाइटी थी, जो जहां पर वो पहले रहा करते थे और अब जहां पर रहा करते थे, इनके इस दौरान में उनके परिवार में, उनके सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, यानी सोसाइटी में किस तरीके की चेंजेस आए, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए 18th सेंचुरी में तो जो फैमिली होता था वो एक यूनिट के तौर पर काम करता था। वो कंजम्पशन का भी एक यूनिट होता था, चाहे किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन का भी यूनिट होता था, और किसी भी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेने के लिए एक यूनिट के तौर पर लेता था। यानी कि सारे परिवार के लोग मिलकर किसी चीज़ के ऊपर फैसला करते थे। अगर कोई फैसला लिया जाता तो उसे परिवार के सारे लोग फॉलो करते। कोई भी चीज़ खरीदना होता तो उसे परिवार मिलकर खरीदता था। तो इस तरीके की चीज़ें पहले चला करती थी सोसाइटी में। और जो फंक्शन होता था या फिर शेप होता था फैमिली का, वो एक तरीके से आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा बदल गया जब लोग जो हैं इंडस्ट्रियल सिटी में आ गए और इंडस्ट्रियल सिटी में आकर बस गए और वहीं रहने लगे। तो इस दौरान जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद जो शहरों में लोग आ गए, उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में बॉन्ड था या फिर टाइज था, यानी उनके बीच जो लगाव हम कह सकते हैं या फिर उनके बीच जो संबंध थे, वो काफ़ी कमज़ोर होने लगे, लूज़ होने लगे। और ये जनरली ज़्यादा फोकस था, यानी ये चीज़ ज़्यादा हो रही थी वर्किंग क्लास के लोगों के बीच में। और वर्किंग क्लास के अंदर जो मैरिज की जो एक वैल्यू थी पहले, जब लोग रूरल एरियाज़ में रहते थे या फिर पहले जिस स्थिति में रहते थे, उसके मुकाबले अब मैरिज का जो वैल्यू था वो काफ़ी कम हो रहा था। और मैरिज एक अब उतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं रह गई थी। पहले लोग मैरिज को जितना वैल्यू दिया करते थे। और ये तो हमने बात कर ली वर्किंग क्लास के बारे में, कि वर्किंग क्लास में हमने देखा कि पहले सोसाइटी में लोग जो थे वो परिवार में काफ़ी वैल्यू दिया करते थे, एक दूसरे को परिवार में एक यूनिट के तौर पर रहा करते थे। लेकिन अब वो चीज़ खत्म होने लगी शहरों में लोगों के आने के बाद, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। और अब हम बात करते हैं अमीर जो महिलाएं थी उनके बारे में। तो देखिए जो अपर क्लास की और मिडिल क्लास की महिलाएं थी ब्रिटेन में, उनका जो लाइफ था वो एक दूसरी तरफ चला गया। उनका लाइफ जो था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, यानी शहरों में लोगों के बसने के बाद, इस पूरे प्रोसेस में उनका लाइफ एक तरीके से आइसोलेशन में चला गया। यानी वो अकेलापन में रहने लगी, उनको कई तरीके की परेशानी होने लगी, और उनका लाइफ जो था वो एक कह सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति में वो रहने लगी। लेकिन उनके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो प्रोसेस हुआ शहरों के बसने का, वो इस वजह से क्योंकि जो रूरल एरियाज से लोग आ रहे थे उसमें बहुत सारे महिलाएं थी, बहुत सारे लोग जो थे उनके पास जॉब नहीं थे, तो वो डोमेस्टिक मेड्स के रूप में या फिर नौकर के रूप में घरों में काम करने लगे। तो ये लोग जाकर मिडिल क्लास में या फिर अपर क्लास के घरों में काम करते थे। तो वहाँ की जो महिलाएं थी उनको अब किसी भी तरीके का काम नहीं करना पड़ता था, और यही लोग बहुत ही कम वेतन पर, ये जो वर्कर्स थे ये बहुत ही कम वेतन पर खाना पका देते थे, साफ सफाई कर देते थे, और बच्चों का ख्याल भी रख देते थे बहुत ही कम वेतन पर। तो इस तरीके से उनकी लाइफ को तो आसान बनाया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, लेकिन उनका एक तरीके से लाइफ मुश्किल हम कह सकते हैं कि बना दिया, क्योंकि अब वो उनके पास उतने दोस्त नहीं थे, उतने यार नहीं थे, और उनको काफ़ी अकेलापन अब महसूस होता था। इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ शहरों के डेवलपमेंट का, और जब लोग शहरों में आकर बसने लगे, तो इस दौरान वुमेन जो थी, महिलाएं जो थी, उनको काफ़ी इंपावरमेंट मिला, उन्हें काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं पावर मिला। तो देखिए वे महिलाएं जो कि वेजेस के लिए काम किया करती थी, पैसे के लिए कहीं फैक्ट्रीज़ में या किसी जगह पर काम करती थी, वो अपने लाइफ को कंट्रोल किया करती थी। यानी पहले हम देखते हैं कि महिलाओं को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था। जो पुरुष जो उनका हस्बैंड कह दे या उनके फादर कह दे, वो उन्हें मानना पड़ता था। लेकिन जब महिलाएं काम करने लगी पैसों के लिए और जॉब्स करने लगी, तो उसके बाद उनका अपने लाइफ पर ज़्यादा कंट्रोल हो गया, और ये चीज़ ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉपुलर थी या फिर लागू होती है जो लोअर सोशल क्लास के लोग थे, यानी जो वर्कर्स क्लास था या फिर जो पॉवर्टी के नीचे जो लोग रह रहे थे, जो जॉब किया करते थे, जिन परिवारों की महिलाएं, उनके ऊपर ये चीज़ ज़्यादा लागू होती है। तो देखिए इसके अलावा बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, या फिर हम कह सकते हैं रूढ़िवादी लोग, एक तरीके से जो पुरानी विचारधारा को रखते हैं, उनका मानना था कि जो फैमिली है और फैमिली का जो फैमिली के रूप में जो इंस्टीट्यूशन है, एक हम क्या कह सकते हैं एक यूनिट है सोसाइटी का, वो खत्म हो रहा है, वो टूट हो रहा है, और इससे बचाने की ज़रूरत है और इसे फिर से बनाने की ज़रूरत है जैसा ये पहले था। और इस चीज़ के लिए
इस चीज़ के लिए उनका मानना था कि महिलाओं को वापस घर में जाना होगा, घर में काम करना होगा और घर के चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो इस तरीके से उन लोगों का ख्याल था। और इसी के बाद अब हम टॉपिक देखते हैं। इसी के अंदर टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.1, जिसका नाम है मेन वुमेन एंड फैमिली इन द सिटी। यानी शहरों में मर्द किस तरीके से रहते थे, वुमेन किस तरीके से रहती थी और फैमिली किस तरीके से बिहेव करते थे। इन चीज़ों को अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो शहरों में आने के बाद जो लोग थे उनके अंदर एक नया इंडिविजुअलिज्म आ गया था। इंडिविजुअलिज्म का हिंदी मीनिंग हम समझ सकते हैं व्यक्तिवाद, यानी कि ये एक तरीके का थिंकिंग है या फिर एक तरीके की आइडियोलॉजी है जिसमें लोग अपने एक सेल्फ के लिए सोचते हैं, यानी अपने खुद के लिए सोचते हैं, ना कि किसी सोसाइटी के बारे में, ना कि किसी फैमिली के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो अपने फ़ायदे, अपना ख्याल, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ये जो चीज़ था ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ मर्दों में आया या फिर महिलाओं में आया, नहीं, ये चीज़ सभी में आया। और एक उनके अंदर फ्रीडम का भाव आया कि अब हमें कलेक्टिव वैल्यूज़ का जो एक बोझ हम ढोकर कर चलते हैं उससे हमें फ्रीडम चाहिए। और ये जो चीज़ें हुआ करती थी कलेक्टिव वैल्यूज़, यानी फैमिली के रूप में या फिर सोसाइटी के रूप में, ये पहले जो रूरल कम्युनिटीज़ हुआ करते थे उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था। लेकिन जब लोग शहरों में आए तो वो इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो गए या फिर उस आइडियोलॉजी को मानने लगे और खुद का ख्याल रखने लगे और खुद को जो कलेक्टिव वैल्यूज़ के थिंकिंग थे उससे खुद को अलग करने लगे। लेकिन जो महिलाएं थी और जो मर्द थे, यानी पुरुष और महिलाएं जो थी, इन दोनों को एक तरीके से अर्बन स्पेस में बराबर की जगह नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि वो शहरों में आए तो शहर में जैसा मर्द करते थे वैसा औरतें भी करें, जैसा औरतें करती थी वैसा मर्द भी करें, नहीं, वैसा नहीं था। तो देखिए इसके ऊपर हमने देखा कि रूढ़िवादी लोग जो थे वो एक तरीके से चाहते थे कि महिलाओं को जॉब से निकाला जाए, उन्हें वापस घर में ढकेला जाए, घर में वो काम करें, वहीं पर रहें, तभी एक तरीके से अच्छा होगा। तो इस वजह से उन महिलाओं का काफ़ी संख्या में इंडस्ट्रियल जॉब्स वापस भी छीन भी लिए गए और उन्हें वापस घरों में जाकर काम करना पड़ा। और इसके साथ ही जो कंजर्वेटिव लोग थे, यानी जो रूढ़िवादी लोग थे, वो एक तरीके से इस बात का काफ़ी विरोध करने लगे और इस बात को कहने लगे कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं, यानी जो समाज के जगह हैं, वहाँ पर महिलाओं को नहीं आना चाहिए, उनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और महिलाओं को एक तरीके से फोर्स किया गया कि वो अपने घरों में चले जाएँ। और जो पब्लिक स्पेस था, यानी जो सामाजिक जगह था जहाँ पर समाज के लिए फैसले लिए जाते थे या फिर कोई काम किया जाता था, इस तरीके की चीज़ें, वो अब सिर्फ मर्दों के लिए हो गया, वो सिर्फ अब पुरुषों के लिए हो गया। और जो घर के इलाके थे, डोमेस्टिक इलाके थे, वहाँ पर सिर्फ महिलाओं को रखा गया, यानी कि कहा गया कि आप घर में ही ठीक है, आप घर में रहिए, वहीं पर रहिए, आप दूसरी जगहों पर जाने की कोशिश मत कीजिए। और इसके साथ ही उस दौरान में जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुए थे 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के आसपास, जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुए थे 19th सेंचुरी में, जैसे कि चार्टिज्म हो गया, ये एक मूवमेंट था जिसमें सभी एडल्ट मेल्स के लिए वोट डिमांड किया गया था। और जो एक मूवमेंट था 10 आवर्स मूवमेंट, जिसमें कि जो फैक्ट्रीज में जो वर्क आवर है उसको लिमिट करने का मांग किया गया था, ये सभी मर्दों द्वारा किए गए थे, इसमें महिलाओं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और इसके काफ़ी सालों बाद महिलाएं जो थी वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगी या फिर पॉलिटिक्स में आने लगी, जब वो डिमांड करी थी महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स या फिर जो मैरिड महिलाएं यानी शादीशुदा महिलाएं उनके लिए प्रॉपर्टी राइट्स। ये करीब 1870s के बाद ये चीज़ शुरू हुआ और उसके बाद महिलाओं का एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट हम पॉलिटिक्स में देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, यानी 1900 ईस्वी के बाद की अगर हम बात करें, तो जो अर्बन फैमिली थे उनमें एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। उसका रीज़न एक तरीके से हम वार को कह सकते हैं, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और भी काफ़ी सारे वार्स हुए थे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो देखिए जब वार टाइम हो रहा था तो उस समय ज़्यादातर जो मर्द थे वो या तो युद्ध के मैदान में चले गए थे या फिर किसी तरीके के काम में बिजी थे, इसलिए लेबर का एक तरीके से शॉर्टेज था ब्रिटेन में भी, यूएसए में भी और सभी कंट्रीज़ में जो कि वार में इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा संख्या में भर्ती किया गया काम करने के लिए वार के समय में, तो ताकि वार के डिमांड्स को पूरा किया जा सके, यानी वार में जितनी भी चीज़ें होती थी उनको पूरा किया जा सके। और इसके साथ ही जो फैमिली होती थी वो पहले एक तरीके से हम कह सकते हैं बड़ी होती थी और अब हम कह सकते हैं कि छोटी यूनिट्स होती, यानी हस्बैंड वाइफ और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता फैमिली में। तो इन सभी चीज़ों के बावजूद तो जो फैमिली था वो एक तरीके से नया मार्केट है, एक हर्ट हम कह सकते हैं हो गया। हर्ट कैसे? तो देखिए अब
पहले किसी व्यक्ति को या फिर किसी और चीज़ को टारगेट करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, लेकिन अब जो भी प्रोडक्ट्स आते थे, जो भी सर्विसेज आते थे, वो सभी फैमिली को टारगेट करके बनाए जाते थे। और जो नया इंडस्ट्रियल सिटी था वो एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा था, काम के लिए अपॉर्चुनिटी, और इसके साथ ही वो एक तरीके से सिटी ने एक तरीके से प्रॉब्लम भी क्रिएट किया कि जो लोग हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो लोग शहरों में रह रहे हैं, वो संडे को या फिर किसी हॉलीडे के दिन क्या एक तरीके से अपना समय बिताने के लिए क्या करें या फिर अपना मन बहलाने के लिए क्या करें। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। तो देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड पीपल ऑर्गेनाइज देयर न्यू फाउंड लीजर टाइम, यानी कि लोगों के पास जो नया लीजर टाइम था, जो उनके पास फ्री का समय था, उसको वो किस तरीके से व्यतीत करते, इस चीज़ को हम एक तरीके से इस टॉपिक में देखने वाले हैं, टॉपिक नंबर 2.2 में। इसका नाम ही है लीजर एंड कंजम्पशन, यानी कि काम का, आराम का जो समय था उसको उन्होंने किस तरीके से गुजारा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि पहले जो अमीर ब्रिटिशर्स थे, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले भी या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय भी, जो वेल्दी ब्रिटिशर्स थे, उनके लिए हमेशा से ही एक लंदन सीजन आयोजित किया जाता था। इसके साथ ही बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते थे, जैसे कि ओपेरा होता था, थिएटर होता था, क्लासिकल म्यूज़िक परफॉर्मेंस होते थे, और ये सभी होते थे एलीट ग्रुप के लिए, यानी जो सबसे अमीर लोग थे ब्रिटेन में, उनके लिए। और ये फैमिली करीब 300-400 संख्या में एक इवेंट में इनको बुलाया जाता है, यानी 300-400 संख्या में फैमिलीज जो हैं एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे 18th सेंचुरी में। और इसी के साथ ही जो वर्किंग क्लासेस थे, यानी जो मजदूर लोग थे या फिर जो काम किया करते थे, जॉब्स किया करते थे, वो अपना टाइम पास करने के लिए या फिर टाइम व्यतीत करने के लिए वो ड्रिंकिंग किया करते थे, पब्स में मिला करते थे, वहाँ पर वो कोई न्यूज़ एक्सचेंज करते थे, कोई जानकारी एक्सचेंज करते थे, या फिर पॉलिटिकल एक्शन के लिए खुद को कई बार ऑर्गेनाइज भी करते थे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो गरीब लोग थे या फिर जो मजदूर वर्ग के लोग थे या फिर जो काम करने वाले लोग थे, उनके लिए किसी भी तरीके का लीजर एक्टिविटी नहीं होती थी पहले। लेकिन इस जैसे जैसे ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, शहरों का उदय हुआ, शहर बसने लगे, तो उसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में लार्ज स्केल इंटरटेनमेंट भी जो हैं वो कॉमन लोगों के लिए आने लगे। और इसमें से ज़्यादातर जो शुरुआत में चीज़ें हुई थी वो सरकार द्वारा पैसे प्रोवाइड करके की गई थी, जैसे लाइब्रेरीज़ बनाए गए, आर्ट गैलरीज बनाए गए, म्यूजियम्स बनाए गए, इस्टेब्लिश किए गए 19th सेंचुरी में, ताकि लोगों के अंदर उनके अंदर भाव बढ़ाया जाए, प्राइड का भाव लाया जाए, अपने हिस्ट्री के ऊपर प्राइड का भाव लाया जाए कि देखिए जो ब्रिटिश स्टेट है उसने ये सभी अचीवमेंट्स किए हैं, ये सभी चीज़ें की हैं। और शुरुआत में जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में जो विजिटर्स आते थे उनकी संख्या सिर्फ 15,000 थी। और जब इस चीज़ को फ्री कर दिया गया तो 1810 में तब नंबर जो था वो 1,27,000 पर पहुंच गया, और 1824 में ये 8,25,000 पर पहुंच गया, 1846 तक। सॉरी, यहाँ मैंने गलत पढ़ लिया। 1810 में फ्री कर किया गया था और 1824 तक 1,27,000 हुआ और 1846 तक 8,25,000 हुआ। और इसके साथ ही जो म्यूज़िक हॉल्स थे वो एक तरीके से काफ़ी पॉपुलर थे गरीब लोगों के बीच में। और शुरुआत के जो 20th सेंचुरी थी उस समय में जो सिनेमा था वो एक तरीके से काफ़ी बड़ा हम कह सकते हैं एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया था, मिक्स सभी लोगों के लिए, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, सभी लोगों के लिए। और इसके साथ ही जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा था कि वो अपने हॉलीडेज जाकर समुद्र के किनारे बिताएं, और ताकि वो एक तरीके से उन्हें अच्छा सूरज की धूप में मिले और अच्छा वातावरण भी मिले। और इसके साथ ही करीब 1 मिलियन ब्रिटिशर्स जो थे, यानी कि करीब 10 लाख ब्रिटिशर जो थे, वो ब्लैक पूल के सी साइड पर गए 1883 में। और यही जो चीज़ है ये बढ़कर 1939 में ये नंबर जो है ये 7 मिलियन हो गई, यानी कि करीब 70 लाख लोग। तो इतने लोग जा रहे थे घूमने। इसके बाद देखिए टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 3, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।